हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द फिट प्रोफेसर। आई एम शान सर। और स्टूडेंट्स, मेरा ये वीडियो कंपनी लॉ पर है। कंपनी लॉ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और टफ सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट वैसे आपको हर स्ट्रीम में मिल जाएगा, चाहे वो बीबीए हो, चाहे वो बीकॉम हो, चाहे वो सीए हो। और इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इन सारे एग्जाम्स में। इसमें बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं, जैसे टाइप ऑफ कंपनीज, मेमोरेंडम, प्रोस्पेक्टस, आर्टिकल, मैनेजर, डायरेक्टर एक्सेट्रा। तो मैंने अपने इस वीडियो में ये सारे कंसेप्ट को बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश करी है। आप ये वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो आपको सारे कंसेप्ट आसानी से समझ में आ भी जाएंगे। आपको इस वीडियो में सारे वो क्वेश्चंस मिलेंगे जो एग्जाम्स में आते हैं यूजुअली। तो चलिए अब ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। इस वीडियो के में हम बेसिकली ये सारी चीज़ों को जो भी इसमें दे रखी हैं, ये सारी चीज़ों को हम लोग ध्यान से समझेंगे और करेंगे। इसमें है अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंपनी लॉ। इट इंक्लूड्स कंसेप्ट रिलेटेड टू कंपनी लॉ, नेचर एंड टाइप ऑफ कंपनी लॉ, कन्वर्जन ऑफ पब्लिक कंपनी इनटू प्राइवेट कंपनी एंड वाइस वर्सा, process of forming the company, memorandum of association, article of association, prospectus and its types। ये सारी चीजें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा है, व्हाट इज द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013? द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 इज द प्राइमरी लेजिस्लेशन गवर्निंग द इनकॉर्पोरेशन, फंक्शनिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ कंपनीज इन इंडिया। तो कंपनीज एक्ट 2013 जो आया है वो कंपनी को हर तरीके से रेगुलेशन को देखने के लिए बना है। ये कंपनी के सारे रेगुलेशन, इनकॉर्पोरेशन, फंक्शन को देखता है। इट कंसोलिडेट एंड अमेंड्स लॉ। जो लॉ बनाए जाते हैं सब कंपनी लॉ के थ्रू बनाए जाते हैं, जो कंपनी की ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट करते हैं। व्हाट इज द नेचर ऑफ कंपनीज अंडर द कंपनीज एक्ट 2013? क्वेश्चन नंबर 2। द नेचर ऑफ कंपनीज एक्ट इंक्लूड फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला है सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी का जो एग्जिस्टेंस है, एंटिटी है, वो अपने मेंबर से अलग होती है। ये आपने बीएसटी में भी पढ़ा होगा। अ कंपनी इज डिस्टिंक्ट एंटिटी फ्रॉम इट्स मेंबर और शेयर होल्डर। तो कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी परचेज कर सकती है, उसमें शेयर होल्डर्स का कोई टाइटल नहीं होता। दूसरा है लिमिटेड लाइबिलिटी। मेंबर लाइबिलिटीज इज लिमिटेड अप टू सर्टेन एक्सटेंट अमाउंट अनपेड अमाउंट ऑफ देयर शेयर्स। मतलब जितना अगर कोई आदमी ने शेयर ले रखा है 10 रुपए का, उसने 8 पे कर दिए और 2 नहीं पे करे हैं, तो उसकी 2 रुपए तक की लाइबिलिटी रहेगी। इसे लिमिटेड लाइबिलिटी कहते हैं। Perpetual succession, it means company can do its existence, can live for infinite period of time. A company can continue its existence irrespective of change in ownership और member से कोई मतलब पड़ता है। member कोई भी बनाए, member में come, member में go, but company में remain forever। इवन एन हाइड्रोजन बॉम्ब कैन नॉट डिस्ट्रॉय द कंपनी। सब लोग मर जाएंगे अगर उसके बाद भी कंपनी तब तक का नाम हटेगा नहीं जब तक कंपनी का नाम आरओसी में नहीं कैंसिल कराया जाएगा। आरओसी मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। नेक्स्ट है कॉमन सील। कंपनी जिस तरह से हम लोग सिग्नेचर करते हैं, कंपनी अपने सारे डॉक्यूमेंट को वैलिडेट करने के लिए एक सील लगाती है, मोहर लगाती है। ट्रांसफेरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। कंपनी के जो शेयर्स होते हैं वो इजिली ट्रांसफेरेबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द टाइप ऑफ कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट 2013? तो इसमें 5 क्राइटेरिया दे रखे हैं। बेस्ड ऑन इनकॉर्पोरेशन, बेस्ड ऑन लाइबिलिटी, बेस्ड ऑन नंबर्स ऑफ मेंबर, बेस्ड ऑन कंट्रोल, बेस्ड ऑन अदर टाइप्स। तो इसमें सबसे बेस्ड ऑन इनकॉर्पोरेशन में आ जाएगा स्टैट्यूटरी कंपनी और रजिस्टर्ड कंपनी। स्टैट्यूटरी कंपनी वो होती हैं जो एक अलग, उनका पूरा लॉ अलग होता है, वो पार्लियामेंट से एफिलिएटेड होती हैं। तो वो पार्लियामेंट के एक स्पेशल एक्ट से चलती हैं। जैसे कि आपका हो गया आरबीआई। आरबीआई कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है, आरबीआई का अलग ही एक लेजिस्लेशन चलता है। जैसे एलआईसी, तो ये अलग अलग कंपनियां, इसे स्टैट्यूटरीज कंपनी कहते हैं। रजिस्टर्ड कंपनी, उसके अलावा जो भी कंपनी है जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है उसे कंपनीज रजिस्टर्ड कंपनी कहते हैं। जैसे रिलायंस हो गई, टाटा हो गई, एक्सेट्रा। बेस्ड ऑन लाइबिलिटी, लाइबिलिटी के हिसाब से एक होती है लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी। लिमिटेड बाय शेयर कौन सी होती है? वो कंपनी जो जिनके शेयर, जिनकी जो लाइबिलिटी है वो उनके शेयर तक लिमिटेड है, जितने उन्होंने शेयर ले रखे हैं उसमें जितना अनपेड अमाउंट है उतने तक। जैसे बताया था 10 में अगर वो 8 दे चुका तो 2 रुपए के लिए उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड है। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब होता है, जब इसमें क्या होता है, जब मेंबर्स होते हैं वो बता देते हैं कि कंपनी में कभी अनफोर्सिन इंसिडेंट होता है या कंपनी कभी वाइंडिंग अप यानी बंद होने जाती है तो हम अपने इतने रुपए तक की गारंटी देते हैं, हम इतना तक दे सकते हैं बस। अनलिमिटेड कंपनी में ऐसा कुछ नहीं होता, उसमें मेंबर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। बेस्ड ऑन नंबर ऑफ मेंबर्स,
अब इसमें प्राइवेट कंपनी होती है, पब्लिक कंपनी होती है, 1% कंपनी होती है। प्राइवेट कंपनी कौन होती है? जिसमें कंपनी में जिसमें 2 से 200 तक के लोग होते हैं, मतलब मेंबर्स, उससे ज़्यादा नहीं लग सकते, ये प्राइवेट कंपनी होती है। इसमें एक रिस्ट्रिक्शन होती है, इसमें शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते, मेंबर्स कर सकते हैं आपस में, बाहर नहीं कर सकते। पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है जिसमें मिनिमम 7 होने चाहिए, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, और ये शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। 2013 में एक कंपनी और मतलब इंट्रोड्यूस करी गई थी, OPC 1% कंपनी। तो कंपनी में 2013 का जो एक्ट है उसमें करा गया था। तो ये फॉर्म बाय सिंगल इंडिविजुअल होती है और ये छोटे बिजनेसेस के लिए होती है। नेक्स्ट टॉपिक है बेस्ड ऑन कंट्रोल। इसमें आती है होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी और एसोसिएट कंपनी। होल्डिंग कंपनी क्या होती है? होल्डिंग कंपनी ऐसी कंपनी हु होल्ड्स मोर देन 51% शेयर्स ऑफ एनी अदर कंपनी, दैट इज कॉल्ड होल्डिंग कंपनी। सब्सिडरी कंपनी जिसके कंपनी के शेयर अगर दूसरी कंपनी ने ले रखे हैं 51, तो सब्सिडरी हो जाएगी। होल्डिंग कंपनी होने के लिए या तो आप 51% शेयर ले लो या फिर आप उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंट्रोल करो। उसके थर्ड होती है एसोसिएट कंपनी। एसोसिएट कंपनी का किसी कंपनी में अगर किसी दूसरी कंपनी 20% से ज्यादा शेयर हैं तो एसोसिएट कंपनी माना जाता है। इसके अलावा होती है सेक्शन 8 कंपनी, जिसे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, जो चैरिटेबल पर्पस के लिए बनती है, ट्रस्ट होते हैं। गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें गवर्नमेंट, वेदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और म्यूनसिपैलिटी या पार्शली सेंट्रल गवर्नमेंट या पार्शली स्टेट गवर्नमेंट होल्ड मोर देन 51% शेयर्स ऑफ द कंपनी। फॉरेन कंपनी वो होती है जो कंपनी कंट्री के बाहर आउटसाइड किसी कंपनी लॉ में इनकॉर्पोरेटेड होती है, दूसरी कंपनी में दूसरी कंट्री से इनकॉर्पोरेटेड है। अब ये 2 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ कैन अ कंपनी कन्वर्ट इनटू फ्रॉम पब्लिक कंपनी टू प्राइवेट कंपनी? अगर पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी करने में बहुत मतलब इतना आसान नहीं है, लेकिन प्राइवेट से पब्लिक आसानी से हो जाती है। तो पब्लिक से प्राइवेट में करने के लिए सबसे पहले आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से एक मीटिंग करनी पड़ेगी, बोर्ड मीटिंग बुलानी पड़ेगी, उसमें अप्रूव कराना पड़ेगा। फिर जनरल मीटिंग में 75% के साथ अप्रूवल, स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब होता है 75% लोग फेवर करें। फिर आपको NCLT में अप्लाई करना पड़ेगा। फिर आपको जो सारे डॉक्यूमेंट्स हो ROC में अप्लाई करना पड़ेगा, जो वही सारी चीज़ों को चेंज करेंगी। उसमें अपना जो नया मेमोरेंडम होगा, आर्टिकल होगा, वो भी आपको डालना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आपका पहले प्राइवेट के हिसाब से होगा या पब्लिक के हिसाब से होगा, उसको प्राइवेट में चेंज करना है। इसमें आप याद रखिए कि आपको क्रिएटर और शेयर होल्डर से कंसेंट लेनी बहुत जरूरी है। उसके बाद अपने नाम के पीछे जो आप जैसे प्राइवेट लिमिटेड लिखा है तो प्राइवेट हटा देंगे, या अगर पब्लिक लिमिटेड लिखा है तो पब्लिक हटा के प्राइवेट लिमिटेड कर लेंगे इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जब चेंज होंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन अ कंपनी कन्वर्ट फ्रॉम प्राइवेट कंपनी टू अ पब्लिक कंपनी? इसमें क्या होगा, आपको वैसे ही बोर्ड मीटिंग करनी पड़ेगी, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, फिर ROC को सारे डॉक्यूमेंट देंगे आप, फिर आप ऑल्टर करेंगे अपने MO और AO को पब्लिक लिमिटेड की कंपनी के जो रूल्स और रेगुलेशन है उसके हिसाब से। अपने मेंबर्स को 7 तक बढ़ाएंगे अगर आपके 7 से कम है, और डायरेक्टर को 3 तक कम से कम होने चाहिए पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए। इसके बाद आप जैसे कि उसमें प्राइवेट लिमिटेड में जब आपने कन्वर्ट करे थे पब्लिक लिमिटेड को प्राइवेट में, तो आपने प्राइवेट नाम लगा दिया था। अब जब प्राइवेट से पब्लिक में होंगे तो आपको प्राइवेट नाम हटवा देना पड़ेगा, और अब आपके ऊपर सारे रूल्स रेगुलेशन पब्लिक लिमिटेड वाले ही फॉलो होंगे। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी? कंपनी जब फॉर्म की जाती है तो उसमें 3 प्रोसेस होते हैं मेन। एक होता है प्रमोशन, एक होता है इनकॉर्पोरेशन, एक होता है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। प्रमोशन क्या होता है? प्रमोशन बेसिकली एक प्रमोटर होता है। प्रमोटर कौन होता है? सबसे पहले तो प्रमोटर इज अ पर्सन हु कंसीव्ड द आइडिया ऑफ फॉर्मिंग कंपनी। जो कंपनी चालू करने के लिए सोचता है, जो कंपनी के लिए सारे काम करता है, वो प्रमोटर होता है। उसकी ड्यूटीज क्या होती है? अपना प्रोजेक्ट बनाएगा, देखेगा कि ये जो कंपनी बनाना चाहते हैं वो फाइनेंशियल फीसिबल, यानी फाइनेंशियली मतलब उसमें ऐसा काम है कि बन सकती है, कंपनी टेक्निकल फीसिबल है, हर चीज में वो मतलब पॉसिबल है बनना, तभी वो उसके आगे प्रोसेस करेगा ना। तो वो सारी चीजें चेक करेगा, सारे कंप्लायंसेस चेक करेगा, उसकी रिपोर्ट बनाएगा, और जहां जहां पे जरूरत होगी वहां पे उसको फर्निश भी डॉक्यूमेंट को फाइल भी करेगा। इसका दूसरा प्रोसेस होता है इनकॉर्पोरेशन। वही जो प्रमोटर है वो सारे डॉक्यूमेंट को ROC में फर्निश करेगा या फाइल करेगा। उसमें मेमोरेंडम होगा, आर्टिकल होगा, डिक्लेरेशन होगा कंप्लायंसेस का कि उन्हें सारे रूल्स एंड रेगुलेशन कंपनी फॉलो कर रही है, सारे रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से आए। जितने डायरेक्टर बन रहे होंगे वो अपनी कंसेंट देंगे, अपना रजिस्टर ऑफिस जहां बनाया उसके प्रूफ देगा, तब उसे ROC सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगी। जहां सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगी कंपनी फॉर्म हो जाएगी। लेकिन कंपनी प्राइवेट कंपनी अगर होगी तो उसी दिन से वो अपना बिजनेस करने स्टार्ट कर सकती है। लेकिन पब्लिक कंपनी अगर तुमने बनाई है तो आपको कंपनी पब्लिक के लिए कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट भी मिलना चाहिए। तो प्राइवेट कंपनी तो तुरंत काम चालू कर सकती है, लेकिन जो पब्लिक कंपनी होगी वो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट लेने के बाद ही काम चालू करेगी। तो ये थर्ड प्रोसेस होता है, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस।
उसके बाद होता है व्हाट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है, हर स्ट्रीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज अ चार्टर ऑफ कंपनी दैट डिफाइन इट्स ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ एक्टिविटीज। इसके कंटेंट होते हैं, इसमें 6 कंटेंट होते हैं। नेम क्लॉज होता है जिसमें कंपनी का नाम लिखा होता है। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज होता है, इसमें ये बताया जाता है कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ लोकेटेड है। ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है, इसमें बताया जाता है कंपनी के पास कौन कौन से बिजनेस करने की, मतलब अपने कौन कौन बिजनेस के लिए कंपनी फॉर्म हुई है, ये कर सकती, ये कर सकती। जो इसमें नहीं दिया वो कंपनी कर नहीं सकती। फिर लाइबिलिटी क्लॉज, कंपनी के मेंबर्स की लाइबिलिटी क्या है। कैपिटल क्लॉज, कंपनी की कैपिटल क्या है। ऑथराइज कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब इसी में होती है। सब्सक्रिप्शन क्लॉज, इसमें लिस्ट ऑफ सब्सक्राइबर होती है और शेयर होल्डर्स की लिस्ट होती है इसमें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। ये कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं, क्रेडिटर हैं, रेगुलेटर हैं, उन सबके लिए एक डायरेक्शन प्रोवाइड कराता है कि कंपनी के अंदर ये सारी चीजें ही पॉसिबल हैं, कंपनी इस तरीके से बनी गई, कंपनी की ये पावर्स है। इसको अल्टर करना तो आसान है, लेकिन इसको अल्टर करने में बहुत सारा प्रोसेस होता है। तो अल्टर तो कर सकते हैं लेकिन इतना आसान नहीं है। नेक्स्ट है व्हाट इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन सेकेंडरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। जैसे मेमोरेंडम को चार्टर भी कहते हैं, दैट इज चार्टर ऑफ द कंपनी, मतलब मेन डॉक्यूमेंट। ये होता है सबऑर्डिनेट डॉक्यूमेंट, लेकिन ये भी सेम इंपॉर्टेंस रखता है। इसमें कंटेंट क्या होते हैं, शेयर कैपिटल ऑफ एंड वेरिएशन ऑफ राइट्स, इसमें शेयर कैपिटल बारे में होता है। कॉल ऑफ शेयर और एंड फॉरफीचर, अगर मान लो कंपनी फॉरफीट, समझते हो ना, जो पैसे नहीं देता उस कंपनी शेयर जब्त कर लेती है, तो उसका क्या प्रोसेस होगा। कंपनी ट्रांसफर कैसे कर सकती है शेयर, एक मेंबर दूसरे मेंबर को कैसे कर सकता है। ट्रांसमिशन होता है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। ट्रांसमिशन का मतलब होता है कि जैसे मान लो कोई शेयर होल्डर था, वो खत्म हो गया, तो उसके जो लीगल आयर होगा, उसको लीगल आयर को प्रॉपर्टी वो शेयर ट्रांसफर हो जाएंगे ना, तो कोर्ट करती है। कोई इंसॉल्वेंट हो गया तो ट्रांसफर करना है, तो जो कोर्ट के थ्रू होता है उसे ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स में आता है। डायरेक्टर और बोर्ड मीटिंग की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ठीक है। फिर रूल्स ऑफ बोर्ड मीटिंग, बोर्ड मीटिंग हेल्ड करने के क्या रूल्स हैं। डिविडेंड कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, कंपनी वाइंडिंग अप कैसे, उसका क्या प्रोसीजर रहेगा। ये कंपनी के रिलेशनशिप बताता है कि कंपनी के रिलेशन इसके मेंबर से कैसे है। सबऑर्डिनेट टू इसको जो एमओए होगा, तो ये हमेशा याद रखिएगा कि आर्टिकल एसोसिएशन एमओए को कंट्राडिक्ट नहीं कर सकता, वो उसके अंदर ही काम करेगा। मतलब ऐसे कोई चीज नहीं आर्टिकल में आ सकती जो एमओए के अगेंस्ट हो। अब आ जाओ प्रोस्पेक्टस। अ प्रोस्पेक्टस डॉक्यूमेंट इशू बाय द पब्लिक कंपनी टू इनवाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब इट्स शेयर्स और डिवेंचर्स। ये एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें नहीं लोग अप्लाई करते हैं कि हाँ आप मेरे कंपनी में शेयर ले सकते हैं। ये एक ऑफर होता है एक तरह से, जो कंपनी के बिहाफ से करा जाता है। इसमें कंपनी की सारी डिटेल होती है, कंपनी का शेयर इशू करने का पर्पस क्या है, वो फंड लेके क्या काम करना चाहती है, कंपनी की सारी डिटेल, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, कंपनी का टर्म ऑफ इशू, क्या प्राइस पे इशू करना है, क्या मिनिमम सब्सक्रिप्शन है, मैनेजमेंट में कौन कौन है और क्या रिस्क फैक्टर, ये सारी चीजें प्रोस्पेक्टस में दी होंगी। बेसिकली एक इंट्रो होता है कंपनी का और कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स का। इसमें टाइप का एक डीम प्रोस्पेक्टस होता है, व्हेन फॉर सिक्योरिटी ऑफर फॉर सेल टू द पब्लिक के लिए एक डीम प्रोस्पेक्टस। अगर एक नॉर्मल हम बोल रहे हैं तो भी हमें प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा। दूसरा होता है सेल्फ प्रोस्पेक्टस, ये मल्टीपल यूज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है, इसमें प्रोस्पेक्टस सारे गुण होते हैं, क्वालिटीज होती हैं, लेकिन इसमें प्राइस और नंबर ऑफ शेयर्स के बारे में डिटेल नहीं दी होती है। इंपॉर्टेंट ये होता है, इसकी इंपॉर्टेंस है कि ये पब्लिक को अट्रैक्ट करने के लिए बनाया जाता है कि आप मेरे कंपनी में इन्वेस्ट करें, तो ये काफी फैसिनेटिंग बनाते हैं और इसमें सारी चीजें ऑनेस्ट और करेक्ट लिखनी चाहिए। कोई भी प्रोस्पेक्ट में मिसलीडिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकता, नहीं तो इसके भी रिपरकशंस होते हैं। ये डिफरेंस बहुत पेपर में आता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो मेमोरेंडम मेन डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का, इसमें कंपनी के ऑब्जेक्टिव, स्कोप, पावर, ये सब लिखी होती है, द रिलेशन विद द एक्सटर्नल वर्ल्ड। आर्टिकल क्या होता है, अ डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइन इंटरनल रूल्स, रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। स्कोप क्या है, गवर्न द कंपनी एक्सटर्नल ऑपरेशन एंड लिमिट इट्स पावर, मतलब कंपनी की जो पावर होती है वो डिफाइन होती है, इसके बाहर कोई काम नहीं कर सकता। अगर आप मेमोरेंडम के बाहर कोई काम करो तो वो अल्ट्रा वायरस हो जाएगा, उसका कोई लीगल वैलिडेशन नहीं रह जाएगा। फिर गवर्न द कंपनी इंटरनल ऑपरेशन एंड डे टू डे मैनेजमेंट, आर्टिकल में डे टू डे मैनेजमेंट के लिए जो भी ऑपरेशंस होते हैं उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन दे रखे होते हैं। इसके कंटेंट बताए थे मैंने, नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, ये सब होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें रूल्स और रेगुलेशन होते हैं कि मीटिंग कैसे हेल्ड की जाएगी, वोटिंग राइट्स क्या होंगे, डिविडेंड कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ट्रांसफर कैसे किए जाएंगे शेयर्स एंड ऑल। जो वो मेमोरेंडम होता है
इट इज अ चार्टर एंड बाइंडिंग बोथ द कंपनी एंड आउटसाइड वर्ल्ड। मतलब अगर कंपनी को डील कर रहा है वो मेमोरेंडम को पढ़ के ही करे, क्योंकि वो बाइंडिंग होता है, बाइंडिंग ऑन द कंपनी। ये जो AOA होता है वो कंपनी को बाइंड करता है, आउटसाइड वर्ल्ड को बाइंड नहीं करता है। अल्टरेशन मैंने बताया था, मेमोरेंडम को अल्टर करना इतना आसान नहीं होता, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट टू अल्टर, रिक्वायर स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए, और सबसे बड़ी बात NCLT से अप्रूवल चाहिए। ये थोड़ा इजी होता है कंपैरेटिवली मेमोरेंडम के कंपेयर से। रिलेवेंस, ये कंपनी का पर्पस और स्कोप बताता है कि कंपनी किस पर्पस के लिए इनकॉर्पोरेट हुई थी, क्या काम है उसका। ये कंपनी के ऑपरेशन पे फोकस करता है बेसिकली। ये सबऑर्डिनेट ओनली कंपनी, जो कंपनीज एक्ट जो है उसके पैरेलली बनाया जाता है, और ये कंपनीज एक्ट और मेमोरेंडम दोनों के पैरेलली, मतलब इसमें ऐसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए जो इन दोनों को सबऑर्डिनेट ना करे, गलत चलत नहीं होना चाहिए। तो इसको बहुत ध्यान से बनाने पड़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज अल्ट्रा वायरस इन मेमोरेंडम। अल्ट्रा वायरस का मतलब होता है बियॉन्ड द पावर। मैंने बताया था कि अगर कोई ऐसा एक्ट है जो मेमोरेंडम में नहीं लिखा है और डायरेक्टर उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो वो एक्ट कंपनी के ऊपर बाइंडिंग नहीं होगा। तो एक्ट दोज आर बियॉन्ड द स्कोप ऑफ पावर ऑफ डिफाइंड मेमोरेंडम एसोसिएशन, उन्हें अल्ट्रा वायरस एक्ट कहते हैं। तो इसका पॉइंट यही है कि एवरी कंपनी बाउंड बाय द ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ MOA। अगर कोई भी कंपनी अपनी या डायरेक्टर कंपनी के जो पावर्स उसके बियॉन्ड जाकर काम करता है, तो इसको अल्ट्रा वायरस कहेंगे, और ऐसा कोई भी एग्रीमेंट होगा वो वॉइड होगा, इसका कंपनी को कोई भी बाइंडिंग इफेक्ट नहीं आएगा। ये बेसिकली शेयर होल्डर्स क्रेडिटर के प्रोटेक्शन के लिए बनाए जाते हैं, तो ताकि कंपनी का कोई भी बंदा इसका मिसयूज ना कर पाए। इसके कुछ एक्सेप्शन भी दे रखे हैं कि एक्ट इंसिडेंटल टू मेन ऑब्जेक्ट। तो इसमें कभी कभी क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्लॉज में ढेर सारे ऑब्जेक्ट डाल दिए जाते हैं, ताकि ऐसा कोई भी अल्ट्रा वायरस एक्टिविटीज में इन्वॉल्वेशन ना हो। उसका नेक्स्ट है इंडोर मैनेजमेंट। इंडोर मैनेजमेंट ये है कि कंपनी में अगर कोई भी आदमी डील कर रहा है तो उसे कंपनी के अंदर के ये माना जाएगा, कंपनी को उसके अंदर का अफेयर्स का कुछ पता नहीं है, जो जैसा दिखाया जाएगा वैसे वो समझा जाएगा, तो वो ये मान के पैसा लगा सकता है कि कंपनी में सब कुछ सही हो रहा है। तो द थर्ड पार्टी कैन नॉट फाइंड एनी इंटरनल इरेगुलरिटी दैट टेक प्लेस इन अ कंपनी, हैंस द कंपनी विल बी लायबल फॉर एनी लॉस। अगर कोई थर्ड पार्टी को लॉस हो रहा है इनरेगुलरिटी की वजह से, तो कंपनी उसको पेमेंट करेगी, रिम्बर्स करेगी, उसको मतलब पे ऑफ करेगी। लेकिन इसको सपोर्ट करने के लिए कंस्ट्रक्टिव नोटिस बनाया गया। ऐसे तो बहुत सारे शेयर होल्डर बहुत सारे मेंबर कहते हैं कि हमें पता ही नहीं था ऐसा था, तो इसके लिए बनाया गया कि अगर द डॉक्टर कंस्ट्रक्टिव नोटिस इन लीगल प्रिंसिपल अंडर द कंपनीज लॉ दैट अज्यूम एवरी पर्सन डीलिंग विद द कंपनी इज अवेयर ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट। माना जाएगा कि अगर कोई आदमी कंपनी डील कर रहा है तो उसने मेमोरेंडम और आर्टिकल दोनों पढ़े हुए हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये हर जगह अवेलेबल होते हैं और इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। तो अगर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो आपको कंपनी के साथ, तो आपको ये बेटर है कि आप मेमोरेंडम आर्टिकल पढ़ लो, उनकी पावर ड्यूटीज सब आपके नॉलेज में होनी चाहिए। इट इज अज्यूम दैट एवरीवन डीलिंग विद कंपनी हैज रीड एंड अंडरस्टूड दिस डॉक्यूमेंट। इफ अ पर्सन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट दैट इज इनकंसिस्टेंट विद MOA और AOA दे कैन नॉट क्लेम इग्नोरेंस। वो ये नहीं कह सकता कि नहीं भाई हमसे गलती हो गई, अरे माना ही गया कि आपने पढ़ा है, ठीक है। इसकी लिमिटेशंस भी दे रखी हैं। कंस्ट्रक्टिव नोटिस डज नॉट प्रोटेक्ट पार्टीज फ्रॉम फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन। अगर कोई फ्रॉड हो रहा है तो उसमें कंस्ट्रक्टिव नोटिस का कोई पार्ट नहीं है, और ये इंडोर मैनेजमेंट के बेसिस पे ही लगाया गया है, विच प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द आउटसाइडर डीलिंग इन गुड फेथ। जो अच्छे फेथ में काम कर रहे हैं उनके साथ धोखाधड़ी ना हो जाए। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और मैं कोशिश करता हूँ कि आपको और ऐसे अच्छे वीडियो बना से दे सकूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको कमेंट में ज़रूर बताएं, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। ऐसे और वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।